चलो तो हेडिंग डाल लो, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ठीक ना, यही चलना है। जो पहले जानते हो ना, जितना आदर्श और अनादर्श वही है, ठीक ना। चलो हेडिंग डाल लो, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ठीक ना। तो इसमें हम लोग हेडिंग डाल दिए। चलो तो इसमें दो चार्ट बना लो, क्या क्या रहेगा, एक तरफ आदर्श विलयन का और एक तरफ अनादर्श विलयन का, ठीक ना। एक तरफ बना लो क्या, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हो गया। चलो तो पहला पॉइंट क्या जानते थे तुम लोग, हाँ आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श, उसका डेफिनेशन ही लिख दोगे। इसका क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसमें पहला पॉइंट क्या लिख लोगे, हाँ अनादर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता, या फिर वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसमें भी क्या लिखोगे, वे सभी विलयन जो राउल्ट का पालन करते हैं आदर्श विलयन, ठीक नहीं। तो पहला तो समझ में आ गया। दूसरा, ठीक ना, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या था, डेल्टा मिश्रण। कौन सा मिश्रण, भी, मतलब आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन क्या था, जीरो। मतलब क्या था यहाँ पे, दो द्रवों को मिलाने से आयतन न तो बढ़ता था न तो घटता था। जितना लिए थे 5 ये 2 लीटर इधर था और 1 लीटर द्रव लिए, दूसरा भी 3 लीटर लिए, दोनों को मिलाने पे कई लीटर बनेगा, 5 लीटर। कोई परिवर्तन नहीं, आयतन कोई परिवर्तन है, ठीक ना। तीसरा, हाँ इसमें क्या था, अनादर्श विलयन में आ जाओ। अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन में, हाँ डेल्टा मिश्रण, ठीक ना। ये क्या होता है अनादर्श विलयन में, ये आयतन परिवर्तन पाया जाता है, या तो आयतन बढ़ जाएगा या तो आयतन घट जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, हाँ डेल्टा मिश्रण एच क्या है तुम्हारा, एंथैल्पी, ठीक ना, जिसका भी परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। एंथैल्पी मतलब क्या है, यहाँ पर ऊष्मा, न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है, जिसको क्षेपण बोलते हैं, ठीक ना। इसमें तीसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा मिश्रण, ठीक ना। इसमें ताप का क्या देखा जाता है, अंतर देखा जाता है, ठीक है ना। या तो इसमें ऊष्मा निकलेगा या तो ऊष्मा डिमांड करेगा, मांगेगा। फोर्थ में क्या देखे थे हम लोग, फोर्थ में क्या देखे थे, ए बी आकर्षण बल, ठीक ना। विलयन में ए बी, हाँ आकर्षण बल जो है बराबर था किसके, ए और बी आकर्षण बल के क्या था, बराबर था, बराबर था ना। इसमें फोर्थ पार्ट में क्या देख लेंगे हम लोग, इसमें क्या था, ये बराबर नहीं था, या तो ये आकर्षण बल अधिक हो जाता था या तो आकर्षण बल
कम हो जाता था, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी आकर्षण बल डज नॉट इक्वल ए और बी आकर्षण बल। ये देखो सब पीछे वाला ही है कि नहीं, इतना तो पढ़े नहीं पढ़े थे। अगर देखो अब यहाँ क्या हो गया, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के थे, कौन कौन, हाँ, धनात्मक विचलन वाला विलयन और ऋणात्मक। अगर उसमें भी अंतर पूछेगा तब जितना बताए हैं उतने ही कॉपी कर दोगे। यहाँ इधर बड़ा छोटा, इधर बड़ा वाला हो जाएगा, ये धनात्मक कर दोगे, यहाँ पे ऋणात्मक, इधर बड़ा वाला हो जाएगा सब, और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ऐसा साइन लग जाएगा, और इधर कैसा साइन लग जाएगा, ऐसा साइन लग जाएगा। हाँ, एक इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहते हो, इसमें एक पॉइंट अगर और जोड़ना चाहते हो, ठीक ना। कौन सा पॉइंट, इसमें क्या होगा, पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। ये भी था, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा, पी ए डज नॉट इक्वल पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल क्या, पी बी डज नॉट इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। समझ में आया, ये भी तो था। इतने सारे पॉइंट हो गए, इसमें से चारों पॉइंट लिख दोगे तो नंबर मिलते हैं, ठीक ना। चलो नोट डाउन करो। पहला पॉइंट में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट में डिफिनेशन, वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक ना। पहला पॉइंट में लिख लो। और दूसरा क्या लिख लेना, इसमें पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। फिर अब एक आध पॉइंट लिख लेना, ठीक ना। वो पहला पॉइंट हो जाएगा डेफिनेशन वाला, ठीक ना, पहला पॉइंट हो जाएगा डेफिनेशन वाला, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, और ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ये चौथा और ये पांचवा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। बाकी सब वही रहेगा, नोट कर लो। चलो तो नया टॉपिक चलते हैं अब। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ये अपने से डिफरेंस लिख सकते हो, पीछे पढ़ चुके हो, ठीक ना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर का, ठीक ना। कौन सा है, कोई बताएगा? स्ट्रक्चर बनवाया था पहले ही बताए हैं। लिख लेना, लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मोस्ट उतना नहीं हो, ठीक ना। आता है तो आइडियल है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस आता है। चलो अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक ना। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपकी बार क्वेश्चन पूछा गया था, पराशर दाब और क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक ना। काफी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। चलो तो हेडिंग डालो, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। हेडिंग डाल लिए, क्या हेडिंग है, पढ़ो, गौर से पढ़ोगे तो उसी में समझ जाओगे। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, देखो
क्या नाम आया है, क्या नाम आया है? अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अणु का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे अणु। अणु किस में काउंट होते हैं, किस में काउंट होते हैं? कण के रूप में। संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर्स होता है ना। तो वे सभी मतलब बिलियन में उपस्थित किसका? कणों के संख्या पर जब निर्भर करता हो। क्या निर्भर करता हो? किसका निर्भर करता हो? बिलियन का। वही क्या कहलाएगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अणुसंख्य गुण की क्या? बिलियनों की अणुसंख्य गुणधर्म। मतलब जब बिलियन का गुणधर्म, उसका प्रॉपर्टी किसके कारण पता चलने लगे? कणों की संख्या। ठीक है ना। अब पहली पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट तो तुम्हारा यही है। कौन सा है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? जब हम लोग ठोस को कहां पर मिला रहे हैं। क्यों? याद है स्ट्रक्चर में ना। ये पॉइंट याद रखे रहना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब आया, किस बिलियन के लिए आया है, किस बिलियन के लिए आया है? जब तुम ठोस को कहां पे घोल रहे हो? द्रव में घोल रहे हो, तब कौन सा प्रॉपर्टी लगता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी अणुसंख्य गुणधर्म लगता है। और अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? वे सभी गुणधर्म जो बिलियन में किसका, आप देखोगे किसका कण यहाँ पे ज्यादातर गौर करोगे? विलेय का। किसका? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। और विलेय का तो ही लोगे, लेकिन ये बिलियन कैसा होना चाहिए? बिलियन कैसा होना चाहिए? तनु बिलियन। अब तनु बिलियन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत कम होता है, तनु बिलियन कहलाता। वही बिलियन के लिए तुम लगाओगे क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोले तो अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक ना। वे सभी, यानी बिलियन के वे सभी गुणधर्म जो विलेय पदार्थ के कणों के संख्या पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है? हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियनों की गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है। हमको यहाँ से क्या चीज से मतलब है? कणों की संख्या, मतलब विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या। कै ठो डाल रहे हो? 10 डाल रहे हो, 20 डाल रहे हो, 50 डाल रहे हो। ठीक ना। अब देखो, और चलो अच्छा इसको डिफाइन करो। अब दूसरा पॉइंट तो ये वाला, ठीक ना। क्या ये दूसरा पॉइंट तुम्हारा? इसको मेन पॉइंट यही है तुम्हारा। ठीक है ना। अणुसंख्य गुणधर्म कब लगता है? जब हम लोग किसी ठोस पदार्थ को कहाँ पे घोलते हैं? द्रव में घोलते हैं। अगर इसका कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या बताएगा? बताओ, क्या बताओगे इसका एग्जाम्पल? नमक को कहाँ पे घोला जा रहा है? घोला जा रहा है ना। तब जाके वहां पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? अणुसंख्य गुणधर्म। चलो डिफाइन करो पहले इसको। वे सभी गुणधर्म, वे सभी गुणधर्म, वे सभी गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित, जो बिलियन में उपस्थित विलेय के, बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। कणों की संख्या पर निर्भर करती है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है, या फिर बिलियनों की अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है।
हो गया। और लिख लो ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब ज्यादातर यहाँ पे कितने देखेंगे, 4 देखेंगे। कौन कौन सा, इसको लिखवाए भी हैं। वाष्प दाब का क्या, आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब यहाँ पर अवनमन का अर्थ क्या है, कमी, ठीक ना, याद रखे रहना। अवनमन का अर्थ है कमी, मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब में क्या करो, कमी करो। दूसरा तुम्हारा क्या है, क्वथनांक, ठीक ना, क्वथनांक का उन्नयन, क्या, क्वथनांक का उन्नयन। अब उन्नयन का अर्थ यहाँ पर क्या है, वृद्धि। वृद्धि से मतलब क्वथनांक में वृद्धि कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो। तीसरा क्या है, हिमांक, हिमांक का अवनमन, अवनमन मतलब अब क्या कर दो, हिमांक में क्या कर दो, कमी, फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट जो है कौन सा, परासरण दाब, क्या, परासरण दाब। ये तुम्हारे 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, ठीक ना। नोट डाउन करो जल्दी, फिर इसके बारे में एकक के बारे में चलते हैं। नोट हो गया। अब एकक से हम लोग चलेंगे, ठीक ना। क्या चलेंगे, सबसे पहले वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक ना। लेकिन इससे पहले एक छोटा हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, जो कि नाम क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का, नोट कर लिए ना, तो हेडिंग डाल लो पहला, वाष्प दाब का अवनमन। पहला नहीं है बस छोटा हेडिंग है, पहला पार्ट का ही है, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर, वेपर प्रेशर, ठीक ना। लोअरिंग, लोअरिंग मतलब लो, ठीक ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी आपेक्षिक नहीं आया है पहला हेडिंग, आपेक्षिक छूटा है, छूटा है ना, इसको समझ जाओगे तब आपेक्षिक वाला समझ जाओगे, ठीक ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक ना, मतलब कमी। अब देखो हम लोग ये किस विलयन के लिए पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किस विलयन के लिए बोलो, जब ठोस को कहाँ घोला जा रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है ना। ये चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, कोई पात्र ले लेते हैं, ले लिए कि नहीं, अब इसमें है लेट सपोज कोई द्रव है, क्या है, कोई द्रव है, ठीक है ना, कोई भी द्रव है, मान लो तुम ले लो, जो लिए हो पहले से जानते हो, जान पहचान सा पहले से ही है, क्या ले लिए हैं, H2, ठीक ना। अब इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो क्या वाष्प निकलेगा, क्या वाष्प को तुम रख पाओगे, अभी क्यों नहीं रख पाओगे,
क्योंकि खुला पात्र है, तो खुला पात्र है तो उसको वाष्प को पकड़ने के लिए क्या करोगे? हाँ ठीक ना, इसको क्या करो, देखो अब किताब में बहुत अलग अलग किताबों में अलग अलग फिगर, ठीक ना। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ढक दो, प्लेट रख दो, रख दिए कि नहीं। और दूसरा एक और किताब में देखोगे तो कभी ऐसे मिलेगा, ठीक ना, या ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ से टोटल ढकाया हुआ है ऐसे, और यहाँ से हो गया उठाने वाला, ये देखो, ठीक ना, ऐसे हो गया है ना। तुम किसी प्रकार से भी यूज कर सकते हो, ठीक ना, जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट से जरूरी है, ठीक ना। तुम ये भी फिगर बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ठीक। अभी हम लोग क्या लिए हैं? कोई द्रव लिए हैं ना। अब बताओ इस द्रव का क्या वाष्प निकलेगा? वाष्प नहीं निकलेगा, गर्म करोगे तो वाष्प निकलेगा ना। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसके वाष्प दाब को क्या मानेंगे हम लोग? P नोट मानेंगे। क्यों नोट मानेंगे? क्योंकि अभी शुद्ध द्रव कौन है? जल। इसमें कोई मिश्रण है? नहीं मिश्रण है, नहीं मिश्रण है ना, तो इसका शुद्ध वाष्प दाब अपना रियल वाला दाब लगाएगा। अभी कितने कण को निकाला है काउंट कर लो, क्योंकि हमको इससे इस हेडिंग में किससे मतलब है? संख्या पे याद रखे रहना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कण अभी वेपोराइज हुए हैं ना। हाँ, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अभी हो गया नहीं। अब क्या करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए क्या करेंगे? इसमें कुछ क्या डालेंगे? ठोस। आप कहोगे सर द्रव डालिए, द्रव पीछे डाल के देख चुके हैं, नहीं डाले हैं? गैस भी डाल के देख चुके हैं। एक लास्ट बचा है कौन? ठोस को डाल को देखना है, ठीक ना। अब हम क्या किए, इसमें था कौन तुम्हारा? जल ही है, ठीक ना, जल ही है, ठीक। इसको भी क्या करते हैं? ढक देते हैं ताकि इसका वेपर प्रेशर बाहर न जाए, ठीक ना। इसमें भी क्या है तुम्हारा? H2O, ठीक है ना, H2O। अच्छा बताओ, तुम लोग पहले ही बता चुके थे, ये जो वेपर निकले हैं कहाँ के निकले हैं? नीचे से निकलते हैं कि नहीं? यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से निकल कहाँ जाते हैं? सब कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं, फिर फटक से बन जाते हैं, वाष्प बनते हैं कि नहीं, ठीक ना, यहीं पे बन जाते हैं, ठीक है ना। अब ये किसका है? ये सब ऊपर वाला परत पे किसके कण हैं? किसके कण हैं? इसी का ना है। अब इसमें हम मिला दिए क्या ऐड कर दिए? NaCl, बोले तो नमक। और नमक कैसा है? क्या है ये क्या है? ठोस तो है लेकिन कैसा है? अवाष्पशील पदार्थ है। क्या है? अवाष्पशील पदार्थ, मतलब नमक का कोई वाष्प नहीं निकलता है। समझ में आया? जैसे ही डालोगे नमक क्या होगा? पानी में घुलने के बाद क्या होगा? जल के अणुओं के साथ क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो सभी जगह कौन अब आ गया? नमक के भी कण आके घुल गए हैं कि नहीं? आ गए हैं कि नहीं? हाँ, ये देखो, ठीक। किसके कण है यहाँ पर? जल के भी कण हैं और नमक के भी कण है ना। अब सेम टेम्परेचर पे दोनों को गर्म किया गया, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपरी परत पे कौन था? सब जल के कण थे ना, तो सब वेपराइज हो रहे थे। ये देखो सब वेपराइज हो रहे थे, नीचे से ऊपर आकर के तुरंत वेपराइज हो जा रहे थे कि नहीं? क्योंकि जल के ही कण थे। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब तो सभी जगहों पर वेपराइज नहीं होंगे, कुछ जगह कौन ले लिया? NaCl। तो जिस टाइम में जितना वाष्प यहाँ निकालता था उसी टाइम में उतना वाष्प यहाँ निकालेगा? वाष्प में थोड़ा का हो जाएगा? कमी। किसके कारण कमी हो गया?
अवाष्पशील पदार्थ बोले तो NaCl। क्यों कमी हो गया? क्योंकि जो जल के कण यहां से देखना, जो जल के कण यहां से देखो, ये ले लो, किसका कण था? जो जल के कण यहां से जो निकल रहा था, अब इसको हटा करके कौन स्थान ले लिया है? NaCl के कण। तो यहाँ वाला वाष्प, यहाँ वाला कण का वाष्प जल के वाष्प में कमी हुआ कि नहीं? अगर यहाँ पे नमक नहीं रहता तो किसका वाष्प निकलता? तो H2O का वाष्प में वृद्धि होता कि नहीं? लेकिन एक कण यहाँ से बाधा कर दिया, एक कण यहाँ से बाधा, एक कण यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बहुत जगह से बाधा किया कि नहीं? तो बताओ, पहले जितना वाष्प निकलता था अब निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या हो गया वाष्प में? वाष्प में क्या हो गया? जब वाष्प कम निकलेगा तो दाब क्या अधिक लगाएगा? तो वाष्प दाब में भी क्या हो गया? इसी को बोलते हैं क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। समझ में आया? ये है P0 और ये जो है तुम्हारा PS है। ये तुम्हारा क्या है? देखना, P0 किताब 0 जो नोट लगाया है ऊपर है, और P फॉर प्रेशर, वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर? यस कहाँ है? नीचे, सॉल्यूशन का। अब ये बिलियन न बन गया। क्यों बिलियन बना? क्योंकि जल भी है और हाँ, यस ऐसे PS मत लिखना, PS गलत हो जाएगा ना। यस थोड़ा कहाँ है? अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक ना? तो ये तुम्हारा P0 और PS। समझ में आया? क्या समझ में आया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन नहीं हुआ, कमी हुआ। किसके कारण हुआ? हाँ। अब ये किस विलयन पे लागू होता है? तनु विलयन पे, सांद्र विलयन पे नहीं लागू होता है। किस विलयन पे? जब तुम नमक की थोड़ी मात्रा डाल देते हो तब। अब बताओ, कितना वाष्प निकल रहा था यहाँ पे? मान लो कण कितने? 10। यहाँ पे कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 निकले ना। 2 का कम हुआ कि नहीं? और नमक की मात्रा बढ़ा देंगे तो और ये क्या होने लगेगा? तो अब बताओ, दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों को क्या करने के लिए? इसका वाष्प दाब 10, इसका था, इसका है 6, जबकि इसमें नमक भी है। तो दोनों का वाष्प बराबर निकले, इसका भी 10 निकले, इसका भी 10 निकले। क्या करोगे तुम लोग? तुम्हें कुछ ऐड नहीं करना है। अब बोले ना, कुछ ऐड नहीं करना है। नहीं कि हाँ, इसे अधिक ताप दोगे कि नहीं? दोगे ना। इसीलिए अंडे उबालते समय क्या डालते हो? ताकि क्या कर, नमक डालोगे क्या करेगा? वो ताप जल्दी ज्यादा मांगेगा कि नहीं? वाष्प बनेगा ही नहीं। वाष्प बनेगा? वाष्प उतना बनेगा ही नहीं। जब वाष्प उतना बनेगा ही नहीं तो जो जहाँ पे पानी और नमक का जिसमें डाल के हीट कर रहे हो ज्यादा टेम्परेचर मांगेगा, और जब ज्यादा टेम्परेचर मांगेगा तो ज्यादा खौलेगा, तो अंडा इसीलिए जल्दी से बॉयल हो जाता है। फटने के लिए नमक नहीं डाला जाता है। किसके लिए? जल्दी से बॉयल हो जाने के लिए। इसीलिए दाल जो बनाते हो तुम लोग, कैसे पहले नमक कब डालते हो? अगर जो बाद में डालता है, दाल बनने के बाद अगर नमक डालते हो तो समझ जाना तुम्हारा दाल कई घंटा बाद पकेगा। अगर नमक डालकर ही तुम बना देते हो तो तुम्हारा दाल क्या हो जाएगा? जल्दी पकेगा। क्यों जल्दी पकेगा? कॉन्सेप्ट यहाँ का है। नमक डाल दोगे, वाष्प कम बनेगा, टेम्परेचर ज़्यादा मांगेगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा मांगेगा तो दाल जल्दी से क्या हो जाएगा? पक जाएगा। समझ में आया? ये है तुम्हारा बहुत सारा, ठीक ना? तो वाष्प दाब का अवनमन जल्दी से डिफाइन करो, लिखो। जब किसी द्रव में
अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो, समझने के लिए ये तुम्हारा क्या जरूरी है, फिगर भी जरूरी है। ठीक ना। ये तुम्हारा क्या था शुद्ध द्रव, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्या है, विलयन। क्या है तुम्हारा, विलयन। ये तो तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा कौन है, बताओगे, ये तो विलायक है ना, जल है। ठीक ना। अब देखो, अगर कोई पूछता है, क्या पूछता है, यहां पे लिखते हैं ना, यहां पे वाष्प दाब का, ठीक ना, वाष्प दाब में अवनमन चाहे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब क्या, तो अब बताओ कमी कैसे निकालोगे, तुम बता सकते हो कमी। जैसे तुम्हारे पास 50 रुपये था, ठीक ना, 50 रुपये था, ठीक, तुम मार्केट गए, 20 रुपये उड़ा दिए, तुम्हारे पैसे में क्या हो गया, कमी। पहले कितना था, 50 था, ठीक, मार्केट गए, 20 रुपये क्या किए, तो बताओ 50 पैसे कै रुपये हो गए, 30 रुपये, तो क्या हो गया पैसे में, वो कमी कैसे निकाले, 50 रुपया में से 20 रुपया घटा दोगे तो कमी निकला कि नहीं, कितना। चलो देखो, वाष्प दाब का अवनमन कमी। अब देखो यहाँ पे कितने कण निकल रहे हैं, 10। यहाँ पर कितने निकल रहे हैं, 6 निकलना चाहिए, 10 निकला कितना, 2 2 4 2 6, ठीक ना, काउंट करके ही तुम लोग बनाना, 6 निकला ना। कितने का कमी दिख रहा है, वो 4 कैसे निकालोगे, 4 10 में से 6 का कर दोगे, घटाओगे कि नहीं। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का, देखना कैसे निकालोगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस क्या करोगे, ठीक ना, माइनस इसके बाद रहता है, ठीक ना, माइनस विलयन का वाष्प दाब। समझ में आया। अब इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, वाष्प दाब का अवनमन इक्वल शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0 नहीं है, P0, विलयन का वाष्प दाब कितना है, PS है। ये देखो, ये निकल गया, क्या निकल गया, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन। फिगर बनाओ और कॉपी करो इसे। अब इसमें पहला हेडिंग कौन था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हेडिंग डाल लो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पहला है ना। अब इसमें आ गया आपेक्षिक, आ गया, ठीक ना, जिसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, ई छूट गया था जी, ठीक ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक ना,
इसमें अपेक्षिक लग गया, ठीक ना। हो गया। अब चलो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अपेक्षिक का मतलब क्या होता है? रिलेटिव। रिलेटिव का एक अर्थ देखो सापेक्ष। क्या? सापेक्ष, ठीक ना। देखो किसका? वेपर प्रेशर क्या हो गया उसका? लोअरिंग। जैसे देखो ध्यान समझना, ठीक ना। तुम लोग हाई स्कूल का एग्जाम दिए, ठीक ना, कितने नंबर लाए? 600 लाए? हाँ अच्छा 600 था, कितने लाए? अभी वो डाउट है, रिजल्ट नहीं आया है क्या? चलो 500 मान लो, एक 502 लाए हो, कोई 517 लाए हो, ठीक ना, लाए हो ना। तो 500 लाए हो तो कोई जरूर पूछता है कितना में से, तो 600 जो है ना वो क्या है? क्या है? रिलेटिव है, सापेक्ष है। 9th का रिजल्ट लेते हो, कहते हो कि 700 आया है, तो कोई नहीं पूछा कितना में से, तो 900 में से या 1100 में से, मतलब उसका कुछ न कुछ सापेक्ष है कि नहीं। बिना सापेक्ष के तुम बता दोगे कहा कि 300 लाया है। मान लो कोई लाया, कितना लाया? 200 लाया। क्या लाया? कहोगे इतना। मान लो कोई बोलता है कि हम नंबर लाए हैं 200 नंबर लाए हैं, तुमको इतना गिरा हुआ नंबर क्या होगा? जैसे ही वो बोल देगा कि नहीं हम 220 में से 200 नंबर लाए हैं, तब वाह क्या बात है। स्टार्टिंग में सुने तो कैसा लगा? इतना तुम सोचे कि 600 में से या तो 500 में से, लेकिन जैसे ही सुने कि हम 220 में से लाए हैं तब क्या हो गया? ये टॉपर में आ गया ना। अब जब ई नहीं था तब तो किस में आ गया था? हाँ, फेलियर स्टूडेंट में आ गया था। जैसे ही मतलब सापेक्ष होना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो इसके वाष्प दाब में क्या हुआ? अवनमन। तो किसके सापेक्ष अवनमन हुआ? शुद्ध विलायक के सापेक्ष हुआ कि नहीं? कि हम भला इतना निकलते थे, जैसे ही आ गया मेरी जिंदगी में कौन, भला हम कितना हो गए, मतलब इसके चक्कर में मैं 10 आ रहा था, अब कितना आने लगा? तो इसी के सापेक्ष हुआ कि नहीं? अब बताओ, जैसे ही नंबर तुम्हारा आता है परसेंट कैसे निकालते हो? बटा में क्या करते हो? करते हो कि नहीं? कुल मिला के नीचे करते हो, गुणा करते हो। 500 लाओ तो 600 को गुणा नहीं कर देते हो? ठीक है, हाँ भाग करते हो ना। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है, ठीक ना, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सापेक्षिक, ठीक ना। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। बस यहाँ पे परसेंटेज जैसे निकालते हैं वहां पे क्या कर देना है? क्या हुआ? कमी हुआ ना। कितने का कमी हुआ था? 4 का। किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज कैसे निकालोगे? 4/10 गुणा 100, यानी निकालोगे तो हो जाएगा तुम्हारा क्या? मतलब क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है, ठीक ना, विलायक का वाष्प दाब में अवनमन मतलब P0 - PS, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या बोलोगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक ना। इसे मिटा देते हैं, बड़ा इसमें फार्मूला आएगा। वाष्प दाब का क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? वाष्प दाब का क्या लग गया यहाँ पे? अपेक्षिक अवनमन, ये निकालने जा रहे हैं। पीछे में ये नहीं था, बस इतना था, वाष्प दाब का अवनमन। कैसे निकाल देते? P0 - PS,
अब क्या लग गया, रिस्पेक्ट लग गया। तो किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ था, पी नॉट के रिस्पेक्ट में। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड नहीं होगा। ये कैसे है, हवा हुआ लग रहा है ना। ई का है कमी, किसका कमी, वाष्प दाब का, वाष्प दाब में कमी। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट हो गया, रिलेटिव हो गया, ठीक ना। किसके रिलेटिव हो गया, शुद्ध विलायक के रिस्पेक्ट में पी नॉट के। ई हो गया तुम्हारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। चलो डिफाइन करो जल्दी। विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन और उसके वाष्प दाब के अनुपात को, और उसके वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब ये शॉर्ट नोट कर लो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब याद रहे, जहां करके नोट भी कर लेना, कौन क्या है लिखना चाहो तो। जहां कौन क्या है, पी नॉट क्या है, पी नॉट क्या है, कौन बताएगा, बताओ। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब नहीं है। पीएस क्या है, पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक ना। चलो नोट कर लो। नोट कर लिए, आगे चलें। आगे तुम्हारा फिर से एंट्री लिया, कौन लिया पता है, ये देखो क्या लिखा है। हाँ, राउल्ट का नियम फिर से आ गया। राउल्ट का नियम क्या हो गया, फिर से आ गया। यल छूट गया क्या जी, RAOULTS, ठीक ना, राउल्ट्स लॉ। ठीक, पीछे पढ़े एक राउल्ट लॉ, यहाँ पर भी एक और राउल्ट लॉ, मतलब राउल्ट लॉ पढ़ने जा रहे हो तो उस राउल्ट लॉ और इस राउल्ट लॉ में नियम क्या है, मतलब अंतर क्या है। बस सिर्फ कंडीशन देख लेना। अगर द्रव से विलयन का राउल्ट लॉ पूछता है तो वहां पर बताना मोल प्रभाज के वाष्प दाब बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर किसके लिए बताओगे, जब ठोस को कहाँ घोला जा रहा है, द्रव में, तब यहाँ पर क्या बताओगे, राउल्ट का नियम बताओगे। समझ में आया। बस वहां पे कंड दे देगा कि ठोस का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, या तो फिर द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, या तो फिर अगर ना दे तब खाली पूछा है राउल्ट का नियम क्या है, तो किसे लिखोगे। हाँ, सबसे पहले कौन आया, द्रव का द्रव में वाला आया था, तो उसी को नोट करना, ठीक ना। तो चलो अब यहाँ पे राउल्ट लॉ फिर से आ गया, क्या कहने आया है, चलो देखो, ठीक ना, क्या कहने आ गया ये फिर से, ठीक ना, क्या काम है यहाँ पर इसका। देखो ये क्या था, ये क्या था, लो पता नहीं, कहा जब जस्ट पढ़े
टोटल को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अनुमान बोलते हैं ना। कमी हुआ तो वाष्प दाब का अनुमान। तो राउल्ट जी बताएं, राउल्ट जी क्या बताएं ये कब आ रहा है? कब आ रहा है? जब हम लोग का ऐड कर रहे हैं बस। तो NaCl के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर। यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का बात कर दिया जाए P0 माइनस PS डिवाइडेड PS, यानी वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन है विलयन में विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जितना मोल रहे मतलब कुल मिला के उसके अवनमन में कितना कमी आएगा? जितना तुम ऐड करोगे क्या? नमक। मोल प्रभाज क्या बताता है? मोल प्रभाज उसी के संख्यक ही बताता है तुम कितना मात्रा में डाले। कम मात्रा में डालोगे क्या हो जाएगा? वाष्प दाब की कमी का होगा? कम होगा। ज्यादा मात्रा में डाल दोगे वाष्प दाब के क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में डाल दोगे तो कमी हो जाएगा ना। ज्यादा मतलब कुल मिला के बोले कि जितना ऐड करेंगे डिपेंड किस पे करेगा? वाष्प दाब के अवनमन पर करेगा। मतलब जो कमी आ रहा था, क्या इसका कमी आ रहा था? वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में जो कमी आ रहा है किसके कारण आ रहा है? NaCl के कारण आ रहा है। इसलिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। अब विलेय पदार्थ कौन है? नमक। तो नमक के ही मोल प्रभाज के क्या हो गया? बराबर। यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS डिवाइडेड P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? XA। XA क्या है? एक किसको रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं हम लोग अभी तक? विलेय को। X किसको रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं? मोल प्रभाज को। तो विलेय का मोल प्रभाज, और विलेय का मोल प्रभाज यहाँ पे कौन है? विलेय कौन है? नमक। तो नमक के कारण ही क्या आ रहा है? वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन आ रहा है। और इसे नोट करना चाहते हो तो तुम लोग क्या नोट कर सकते हो? क्या नोट कर सकते हो? इसे N/N प्लस कैपिटल N। क्या? N स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब जहां करके क्या लिखोगे? जहां फिर से वही नोट कर दोगे। P0 क्या है? P0 क्या है? P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है? PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। N क्या है? N क्या है? किसका? मेरा। हाँ, विलेय के, विलेय बोले तो नमक के मोलों की। कैपिटल N कौन है? कैपिटल N विलायक। रे गधो नीचे देखो, ये टोटल ना विलयन है। तो E कौन है? E तो विलेय हो गया, तो E कौन हुआ? विलायक का। ये है तुम्हारा विलेय के मोलों की संख्या। ये कौन है? विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है ना। अब ये तो जानते ही हो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक ना। तो इसका राउल्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? राउल्ट का डेफिनेशन वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। यही तुम्हारा क्या है? ठोस से द्रव में विलयन का राउल्ट का नियम। चलो डिफाइन करो। इस नियम के अनुसार, अच्छा हेडिंग नहीं डाले हो? डालो जल्दी। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ।
लिखो इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात ये नोट करो, ये नोट करो, फिर ये नोट करो। अब इस पे आएगा तुम्हारा क्या, न्यूमेरिकल।